ml 10 ml दिन का ब्लड बह रहा है तो बॉडी अपने आप उसको एडजस्ट कर लेती है। मगर लैट्रिन का कलर डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके लैट्रिन का कलर डार्क ब्लैक, ऐसे टार के जैसा है, डांबर के जैसा अगर हो रहा है तो यू शुड मीट द डॉक्टर, राइट। देयर इज समवेयर कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी की ब्लड कितना बह रहा है। अगर 100 ml 200 ml ब्लड एक साथ वोमिटिंग में आ जाता है तो इमीडिएटली आपको वीकनेस, थकावट, आंखों के सामने अंधेरा आना ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। बट अगर जैसा कि मैंने कहा ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है तो देन दैट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कई कबार क्या होता है कि जो लोग आयरन थेरेपी पे होते हैं, जैसे कि हमारी फीमेल पेशेंट्स होती है, कुछ कारणों से उनका आयरन की कमी उनको रहती है, सो आयरन थेरेपी पे जनरली वो रहती है, ओरल आयरन थेरेपी है ना, उससे भी काले रंग का लैट्रिन आता है। सो दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि अगर आयरन की दवाइयाँ शुरू है तो भी आपको काले रंग का लैट्रिन आ सकता है। Having said that, always look for the color of your stools or latrine. Now, अगर किसी की नस फटी है, नस रप्चर हुई है, तो then that will be a catastrophe, यानी वो एक इमरजेंसी वाला मामला रहेगा कि उनको अगर जिसे हम वराइसिस कहते हैं, इसोफेजियल वराइसिस मतलब अगर आप देख पाएंगे इस पिक्चर में तो यहाँ पे खाने की नली का जो आखिरी हिस्सा होता है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, वहाँ की नसें फूट जाती है। ये होता है अगर लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो, जिसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। हमारे यहाँ शराब के सेवन की वजह से या फिर आजकल नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ का काफ़ी प्रेवलेंस बढ़ा है, यानी मोटापा और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो लीवर में सूजन आती है उस वजह से ये नसें फूट जाती है। तो अगर ये नसें फूटती हैं तो दिस इज ए कैटास्ट्रोफी। एक बार एक उल्टी में 100, 150, 200 ml का ब्लड निकल जाता है। सो दिस इज एन इमरजेंसी थिंग। ये जो नसें दिख रही है इस वक्त में, इस टाइप की नसें, जी, ये अगर रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा सीवियर मामला होता है। ये सीवियर मामला होता है। जी, दिस इज एन एंडोस्कोपिक व्यू। एंडोस्कोप के थ्रू हमें ये ऐसी दिखाई पड़ती है। ओके, तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त में हेलो डॉक्टर डिजिटल मंच का टॉक शो, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको को देखने मिलते रहता है। और ये जो प्लेटफॉर्म का हमारा मकसद है कि हम इस तरीके की जानकारियाँ लेकर के लोगों के सामने आए और आम जनता को अवेयर करें उनके सेहत के ताल्लुक से और सेहत के बारे में उनके बताएं, क्योंकि हमारा मानना है कि सेहत जो है वो लाख नियामत है। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो करोड़ों की दौलत भी आपके कोई काम की नहीं है, और अगर आपके पास सेहत है तो आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हो, इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर हो। लेकिन सेहत का होना का मतलब ये नहीं है कि शरीर का बाहर से तंदुरुस्त होना। सेहत का होने का मतलब ये है कि जो शरीर है हमारा, वो जिस्म जो है हमारा, वो अंदर से मजबूत होना, अंदर से स्वस्थ रहना। और डॉक्टर अमीन साहब आज जितने अच्छे तरीके से हमें इस बारे में बता रहे हैं, तो हमारे पास में एक बात निकल के ये भी आई सामने कि हम हमेशा जब लैट्रिन करते हैं तो अपने लैट्रिन करते वक्त में अपने स्टूल के कलर पे ध्यान दें, क्योंकि वो कलर हमें इंडिकेट कर रहा है, कलर हमें बता रहा है कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो हेल्दी है या नहीं है। ये हेल्दी होना और नहीं होना हमारे स्टूल के ऊपर में, लैट्रिन के कलर के ऊपर में हमें इंडिकेट करता है। ये सिम्टम्स है। जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर एक डॉक्टर के साथ में जब बात करते हैं तो सिम्टम्स पे भी बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस पे भी बात करते हैं, ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। तो आज सर से बात करते वक्त जो हमारे सामने पॉइंट निकल के आया वो था कि ब्लड आना, और ब्लड के ऊपर में जो बात हुई वो चीज़ों पे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं आज का। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जांच की तरफ चलते हैं कि इसमें जो होने वाली जांच है। सर, आजकल देखा जाता है कि अक्सर और बेशतर डॉक्टर्स जो है दो तरह की जांचें लिखते हैं किसी को भी, या हमने अगर ज़रूरी है तो किसी को भी, इन द सेंस हर किसी को नहीं, ज़रूरत के मुताबिक। एक होता है एंडोस्कोपी और एक होता है क्लोनोस्कोपी। तो ये दोनों जांचें किस लिए कराई जाती है और ये दोनों जांचों का संबंध किस बीमारी के इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, और ये जांच क्या ज़्यादा रिस्की होती है, ख़तरनाक होती है, या आसानी से टॉलरेट की जाने वाली यानी बर्दाश्त की जाने वाली जांच होती है? सर, ये भी सवाल का जवाब मैं आपको पिक्टोरियल व्यू में अगर बताऊं तो आई थिंक दैट वुड बी गुड फॉर एवरीबॉडी। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर पोस्टर्स के ज़रिए से हमें समझने का मौका मिल पाए तो।
सो ये एक फ़ोटो है जिसमें मैंने कोलोनोस्कोपी किस चीज़ को कहा जाता है उसके बारे में बताया है। कोलोनोस्कोपी हम तब करते हैं जब समझ लीजिए किसी को लैट्रिन से रिलेटेड कई तकलीफ़ें, जैसे लैट्रिन बार बार होना, लैट्रिन में आव गिरना, लैट्रिन में खून जाना, तो हम लैट्रिन के ज़रिए से दूरबीन डाल के देखते हैं और बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी के 20 से 25 सेंटीमीटर हम देख पाते हैं। सो कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी का 15 से 20 सेंटीमीटर का हिस्सा। सो हम पहले एक दिन पहले हम मरीज को दवा पिलाते हैं ताकि उनको कई बार लैट्रिन होए, 5, 7, 8 बार लैट्रिन हो जाए, ताकि जो कोलोन है वो पूरा साफ हो जाए। वरना हम दूरबीन डालेंगे और हमको सिर्फ स्टूल्स दिखेंगे, सिर्फ लैट्रिन दिखेंगे, तो उस सूरत में ये जांच का कोई वैल्यू नहीं रहता है। सो एक दिन पहले हम दवा पिलाते हैं जैसे जिसकी वजह से उनको उनका पेट साफ हो, 7-8 मरतबा लैट्रिन हो, एंड देन वी पुट इन अ स्कोप एंड सी अंडर विजन की बड़ी आंत की जो परतें हैं वो परतों में कोई बीमारी है क्या, राइट। सर जैसा कि क्लोनोस्कोपी आपने पिक्टोरियल व्यू में हमें हमारे दर्शकों को बताया है, तो थोड़ा सा ये भी बताते चले कि क्या ये क्लोनोस्कोपी पेशेंट के लिए रिस्की होती है या आसानी से टॉलरेट की जाने वाली या इससे घबराने वाली कोई बात है या नहीं है? सो देखिए, रिस्की, आई वोंट से दैट इट इज़ रिस्की। इसमें क्या होता है ना, हम लैट्रिन, लैट्रिन के ज़रिए से आप कोई भी चीज़ अगर डालेंगे तो उसमें थोड़ा पेन होगा, है ना, बिकॉज नेचुरली वो इस चीज़ के लिए बना है कि लैट्रिन वहाँ से बाहर आए, ठीक है। सो वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, जो लैट्रिन का आखिरी हिस्सा जिसको हम एनस कहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होता है ना, तो वहाँ से कोई भी चीज़ जाएगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा दर्द तो होगा, बट देन हम लोग वहाँ पे एक लिग्नोकेन जेली लगाते हैं जिससे थोड़ा दर्द कम हो। एंड क्योंकि हम हवा भरते हुए जाते हैं तो मरीज़ को कई दफ़ा पेट फूगा फूगा जैसा लगता है। अब ये डिस्कम्फर्ट डिपेंड्स कि हर किसी का टॉलरेंस लेवल कितना है। जो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता है तो हम उनको बिल्कुल सुला के करते हैं, सुलाने का इंजेक्शन देते हैं जिसको शॉर्ट सेडेशन के कहा जाता है। हमारे एनेस्थेटिस्ट जो कलीग्स होते हैं दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद दैट। एक आधे घंटे से 45 मिनट का एक प्रोसीजर होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ गुड कोलोन इज प्रिपेयर्ड। सो इट्स नॉट वेरी रिस्की, आई वुड से, एंड रिस्क तो हर चीज़ में सर अगर आज आप रास्ते पे चले तो उसमें भी रिस्क है। वो तो है। सो कई दफ़ा ये होता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो मतलब ये है कि क्लोनोस्कोपी में कई मरतबा आपको एनेस्थेसिया का भी सहारा लेना पड़ता है पेशेंट को सुलाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका टॉलरेंस लेवल फॉर पेन कितना है। बाय एंड लार्ज हम लोग तो रूटीन कोर्स ऑफ टाइम में बिना एनेस्थेसिया के ही करते हैं, मगर कभी कभी कोई कहता है कि नहीं भाई मैं बिल्कुल डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उनको हम ऑप्शन देते हैं कि भाई आप एनेस्थेसिया करें, बट देन नेवर अ प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम बाय एंड लार्ज जाता नहीं है बिना एनेस्थेसिया के भी अगर हम करते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सर जैसा आपने क्लोनोस्कोपी के प्रति जानकारी साझा की हमारे दर्शकों से, तो ऐसे ही आप एंडोस्कोपी की भी जानकारी साझा कर दे ताकि ये दोनों टेस्ट के बीच के डिफरेंस जो है हमारे दर्शक समझ पाए। सो एंडोस्कोपी हम मुंह के जरिए करते हैं। ज़बान से के ऊपर से हम ट्यूब डालते हैं, खाने की नली देखते हैं, खाने की नली के बाद हम पेट में देखते हैं, और पेट से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडम वहाँ तक के हम एंडोस्कोपी के थ्रू देख पाते हैं। ये तो काफ़ी इट टेक्स जस्ट 10-15 मिनट्स फॉर दिस प्रोसीजर, काफ़ी छोटा वक्त लगता है इसके लिए, और हम खाली एक मुंह में एक स्प्रे मारते हैं, लिग्नोकेन स्प्रे, जिससे इधर का एरिया थोड़ा सा नम हो जाता है। इसमें हमको मरीज़ को बस एक ही चीज़ कोऑपरेट करना होता है कि जब हम कहें कि आप निगल लीजिए पानी की तरह, तो उनको बस निगलना होता है, रेस्ट हम करते हैं, बाकी मरीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती जी। तो जैसा कि डॉक्टर अरविंद सिद्दीकी साहब ने बताया कि दोनों भी जांचें जो है वो दूरबीन के कैमरे के द्वारा की जाती है। क्लोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी ये दोनों जांचें जो है हमारे ज़ुबान से लेके हमारे लैट्रिन पास होने तक के रास्ते की जांच के लिए है। क्लोनोस्कोपी की जांच के बारे में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी हमें, और एंडोस्कोपी के बारे में भी, साथ ही साथ आपने डॉक्टर साहब ने जो ब्लड हमारे को कभी कभी उल्टी होती है तो क्यों हो सकती है, किस लिए होती है, इस बारे में बताया। सर
आखिर में चलते चलते कुछ ऐसे सवाल जो एक कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित भी होते हैं, तो वो सवाल भी हम आपसे करना चाहेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो हम वो सवाल भी आपसे कर लेंगे। ऐसा है सर कि आज के वक्त में लेटरिन से खून जाना जो है वो बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इस कॉमन में 2-3 टाइप अलग अलग होते हैं, और इस टाइप के बारे में थोड़ा सा आप बता दें और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस पर भी जानकारी साझा कर दें, तो हमारे दर्शकों के लिए भी और आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बात हो जाएंगी ये। सो लेटरिन से खून जाना अगेन ये एक बहुत सेंटिनल कंप्लेन है, एक ध्यान देने वाली कंप्लेन है। आप इसको निगलेक्ट ना करें कि अगर किसी के लेटरिन में से खून जाता है। बाय एंड लार्ज माशरे में ये देखा गया है कि बवासीर, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं या मूत्रव्याध कहा जाता है, हेमोरॉइड्स, पाइल्स, ये एक बहुत कॉमन कॉज है लेटरिन में खून आने का। बट द रूट कॉज ऑफ पाइल्स इज कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जियत। कब्जियत एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका लेटरिन साफ नहीं होता है ना, और लेटरिन साफ ना होने की वजह से लेटरिन कड़क बन जाता है। लेटरिन जितना देर कोलॉन में यानी रेक्टम और सिग्मोइड कोलॉन में जितना देर रहेगा उतना वो कड़क होता जाएगा, और कड़क लेटरिन एनस को और एनस के ऊपर जो कुशंस लगे हुए होते हैं उसको घस के जाता है और वो वहाँ पे चोट करता है। ये चोट जब फूट जाती है तब लेटरिन में खून आती है। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी पेशेंट ऑफ पाइल्स, जो पहला कदम होता है कि उनका लेटरिन साफ होना चाहिए। कई कबार क्या होता है ना कि हम लोग लेटरिन एक लंबे समय तक के रोक के रखते हैं, है ना, उसके वजह से वहाँ के जो स्फिंक्टर मैकेनिज्म होता है लेटरिन रोकने के लिए, ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा एक स्फिंक्टर मैकेनिज्म दिया है कि भाई अगर आप कोई सोशली एक्सेप्टेबल प्लेस में ना हो और आपको वॉशरूम जाना है तब तक कि आपका स्फिंक्टर काम करेगा, लेटरिन रोक के रखेगा। मगर कई दफ़ा हम बहुत देर तक के रोक के रखते हैं और स्फिंक्टर का मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है, सो वो एरिया अपैरेटस कड़क हो जाता है, जिसको हम डिफिकेटरी डिसिनर्जिया कहते हैं। लेटरिन आती भी है तो वो एरिया रिलैक्स नहीं होता है, तो वहाँ से वो फटने का डर होता है। सो ये सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं, फिर फिशर, है ना, हेमोरॉइड्स। सो इसका आप खास ख्याल रखें। हैविंग सेड दैट, देयर आर 2 अदर रीजंस जिसके वजह से लेटरिन में खून जा सकता है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज। इसमें आपको सिर्फ लेटरिन के साथ खून ही नहीं जाएगा, लेटरिन के साथ आंव भी गिर सकता है और लेटरिन बार बार भी हो सकती है। खास करके अगर आपको नींद में से उठना पड़ता है लेटरिन के लिए, अल्लाह ने एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म बनाया है। आपने कभी ये सोचा नहीं, देखा नहीं होगा कि किसी को, हाँ, यूरिन के लिए आप उठते हैं मगर लेटरिन के लिए आप बाय एंड लार्ज कभी ऐसा नहीं होता है कि उठ के जाना पड़े आपको लेटरिन करने के लिए। सो दैट्स अ मैकेनिज्म कि हमको सिग्नल नहीं मिलता है ब्रेन में कि भाई आपको लेटरिन है, आप नींद में से उठो और जाओ। वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको इन्वेंट करने, जिसको पता करने के लिए बहुत टाइम लगा सबको, सारे साइंटिस्ट को। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि आपको नींद में से उठ के भागना पड़ता है लेटरिन के लिए। तो अगर ऐसा आपको होता है, लेटरिन में खून गिरता है, लेटरिन में आंव गिरता है, तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज, कई कबार अगर कोई मैलिग्नेंसी होती है यानी कैंसर में भी लेटरिन में खून जा सकता है। इनफैक्ट उसमें लेटरिन का पैटर्न भी गड़बड़ जाता है। सही वक्त पे लेटरिन ना होना, लेटरिन अटक जाना, पतला लेटरिन होना, लेटरिन में खून आना, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये है डॉक्टर अमीन सिद्दीकी साहब जो एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, और ये हमारी ज़ुबान से लेके लेटरिन के पास होने तक के जितना भी मैकेनिज़्म हमारे शरीर के अंदर है, हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हुआ है, उन सब का इलाज करते हैं। आपके बारे में जैसा मैंने आपसे बताया है कि ये इन्होंने डबल DNB किया हुआ है, और इसीलिए ये सुपर स्पेशलिटी वाली ब्रांच के अंदर में काम कर रहे हैं, और सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से जॉब भी कर रहे हैं, यानी नए जनरेशन, नए बच्चों को भी डॉक्टर्स में स्पेशलाइज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक शिक्षक का जो किरदार होता है वो नस्लों को बनाने का होता है, और जो नस्लें बन के इनके पास पहुंचती है वो दुनिया को संभालने के लिए तैयार करते हैं। यानी कि एक शिक्षक जो स्कूल और कॉलेज के अंदर में एक नस्ल को बना रहा है, ये उस बनी हुई नस्ल को मजबूत कर रहे हैं दुनिया को संभालने के लिए।
तो दोस्तों आपको कभी भी जब कभी भी ऐसी कोई शिकायतें हो, जैसा कि आज हमने सर से बात की, समझी, और सर ने हमको बहुत अच्छे तरीके से बाय पोस्टर्स के ज़रिए से जो चीज़ें समझाई, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी के बारे में, ब्लड के बारे में, और हमने चलते चलते एक कॉमन क्वेश्चन भी सर से पूछा। फिर कभी हम सर से एक स्पेशल सेशन करेंगे पाइल्स के बारे में, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल पाई जाती है। उसको लेकर कई सारे मिथ है, कई सारे लोग हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो जो गली में वो लिखे रहते हैं ना, बवासीर का सर्दिया इलाज, और वहाँ पे ये शक्ति का सर्दिया इलाज, वहाँ जाकर के अपने आप को वो ख़राब करते हैं, अपने जिस्म को ख़राब करते हैं। तो हमारी हर किसी से एक अपील है कि हेलो डॉक्टर का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, हमारा ये मानना है कि सेहत है तो नियामत है, और सेहत नियामत तभी है जब आप अपने सेहत और अपने जिस्म को लेकर के जागरूक रहे। सेहत नियामत तभी है जब आप अपने जिस्म के अंदर होने वाले बदलाव को महसूस करते रहे, पता करते रहे। जैसा कि हमने और आपने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि हम लैट्रिन करते हो, लैट्रिन को देखे भी, लेकिन आज डॉक्टर अमीन सिद्दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने के बाद में हमें ये पता चला है कि हमें अपने गैस का भी हमें अपनी लैट्रिन का भी मुआयना करते रहना है, ताकि उससे हमें ये पता चलता रहे कि हमारे शरीर में जो खाया है, जो पचाया है शरीर ने, वो शरीर को लगने के लिए पचाया है या शरीर को नुकसान करने के लिए पचाया है। तो ऐसी सूरत में सर आप हमारे दर्शकों से आखिरी कोई कमेंट करना चाहेंगे? और हाँ, एक बात ये भी है कि अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप हमारे सारे कमेंट बॉक्स के ऊपर में आप अपने सवाल रख सकते हैं, ताकि हम आइंदा सर के पास आपके सवाल लेके आए और आपके सवालों के जवाब पाए सर से। सो सर, जाते जाते मैं हमारे व्यूअर्स को एक चीज़, इनफैक्ट एक दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने मेरी प्रैक्टिस में और एजुकेशन में देखा है। सी, द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ योर डे इज़ ब्रेकफास्ट। हमारे पूरे दिन का जो सबसे निगलेक्टेड पार्ट होता है वो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। हमारे मुआशरे में सबसे आम चीज़ ये होती है कि उठो और चाय पियो, या उठो या और कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है, नींद में से उठो खर्रा खाने वाला खर्रा खाता है, ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता। ये नाश्ता इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पेट के आधे मर्ज सही नाश्ता करने से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं तो आपके उठने के 1 घंटे के भीतर भीतर आपने नाश्ता कर लेना चाहिए, जिससे आपके लैट्रिन रेगुलराइज हो जाएगी, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बताइए आप, अगर हम सो रहे हैं तो 8-10 घंटा खाली पेट है ना, और पेट में एसिड जमा रहता है, क्योंकि एसिड हर जिंदा इंसान के स्टमक में सिक्रेट होता है खाने को पचाने के लिए। अब हम 8-10 घंटा खाली पेट रह के नींद में से उठते से अगर हम चाय पी लेंगे तो स्टमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम तो जाहिर बात होना ही है। आप खाना खाएं, आप नाश्ता करें, नाश्ता अच्छे से करें, आप ये देखेंगे कि विद इन अ वीक और 2 और विद इन अ मंथ आपके एसिडिटी और गैसेस का प्रॉब्लम अपने आप चला जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अपने आप चला जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अडॉप्टिंग अ हेल्दी ईटिंग। सी, आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए मेरे जैसे डॉक्टर्स के पास आने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। गैस हो गई, पेट फूकना हो गया, पेट भरा भरा लगना, इट्स ऑल रिलेटेड टू फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स। आप सही वक्त पे सही अमाउंट में खाना खाएं। यू नो, देयर इज एन इंग्लिश सेइंग, इफ यू ईट योर फूड लाइक मेडिसिन यू वोंट बी फोर्स्ड टू ईट मेडिसिन लाइक फूड। यानी अगर आप खाना दवा समझ के खाएंगे तो आगे चल के आपको दवा खाने की जैसी नहीं खाना पड़ेगी। हम देखते हैं कि किसी कोई 15-15, 20-20 गोलियां दिन के खाते हैं। अरे इसलिए खाते हैं कि 10-15 साल पहले वो खाने के ऊपर they were not mindful of what they were eating, तमीज़ से नहीं खाते थे। So खाना सही वक्त पे सही क्वांटिटी में खाएं, एब्सोल्युटली आपकी आधी प्रॉब्लम सही सॉल्व हो जाएगी। सर, जैसा आपने अभी चाय का जिक्र किया कि सुबह उठते से हम चाय पीते हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी का एक बहुत कॉमन हैबिट है ये। हम भी करते थे। हम जब स्टूडेंट थे हम भी वही चीज़ करते थे स्टूडेंट लाइफ में हमारे। और दूसरा ये भी है कि चाय से रोटी खा लिए, चाय से टोस्ट खा लिए, चाय से बटर खा लिए, चाय से पाव खा लिए, मतलब मैदा भारी भारी चीज़ें जो है, तो क्या ये सही है नाश्ते के लिए? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन है हमारे मुआशरे में कि कई दफ़ा मैं पूछता हूँ, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि भाई आपको गैस हो रही है तो आप सुबह उठ के आपका मेरे को डेली शेड्यूल बताइए।
सर बोले 7 बजे उठता हूँ, एक कप चाय, 2 पराठे खाता हूँ और 3 बजे खाना खाता हूँ। सो ये तो मतलब आप आपकी गाड़ी 8 घंटा सिर्फ चाय पराठे पे थका रहे हो, जिसमें कोई कैलोरीज नहीं है, उल्टा नुकसान है। सो दिस शुड बी डिस्करेज्ड, एब्सोल्युटली नहीं। आप एक प्रॉपर नाश्ता कीजिए। अंडे जो वेजिटेरियन है वो पनीर, चने, पोहा, उपमा, सांभर ये खा सकते हैं। नॉनवेज लोग भाई हमारे जो नॉनवेज ईटर्स हैं वो अंडा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। सो गुड मिक्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का आप अच्छा नाश्ता लीजिए, एंड देन उसके बाद में आप चाय लीजिए, कौन मना कर रहा है, मगर पहले नाश्ता लीजिए। खाली पेट चाय रोटी एब्सोल्युटली इट्स वेरी हार्मफुल। यानी मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह नाश्ता ही नहीं करते हैं, जिनको नाश्ते की आदत ही नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद अब उन्हें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा और रोज सुबह पहले नाश्ता करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बचपन से ही नाश्ते की आदत नहीं है और हैबिट नहीं है। मैं सीधा ही दोपहर का खाना खाता हूँ, रात का खाना खाता हूँ, तो 2 ही वक्त का खाना खा के मुझे ऐसा लगता है मैं कम्फर्ट हूँ। लेकिन आज अमीन साहब से मिलने के बाद में और ये शो में बात करने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जो सुबह का नाश्ता छोड़ता हूँ तो मतलब बहुत बड़ी गलती करता हूँ। यानी मेरे को जब बुढ़ापा आएगा तो ये 15-15, 20-20 गोलियाँ खाने की नौबत आ सकती है। Absolutely. So there's a saying in English: breakfast like a king, lunch like a minister, and dinner like a soldier. सो किंग के जैसा आप अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच मॉडरेट रखिए, एंड डिनर सोल्जर के जैसा एकदम छोटा सा डिनर। सो दिस इज हाउ। एंड जो हमारी सुन्नत भी जो है, की सुन्नत भी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप खाने का सही वक्त पे खाना खाएं और सही क्वांटिटी में खाएं। सो एक सुन्नत मुझे याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी से कि आप आपके पेट के 3 हिस्से करें, हाँ। एक खाने का, एक पानी का और एक हवा का, राइट। सो उस हदीस का कोरोलरी ये है कि आपकी जितनी भूख है आप उसका 1/3 खाना खाएं, आप उसका 1/3 खाना खाएं। अगर आप पेट भर के खाना खाएंगे यू आर बाउंड टू हैव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, राइट। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम खाने के बाद में मीठा खाते हैं। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी स्वीट डिश जो भी जिसमें स्वीट ज़्यादा है, अगर आप डायबिटीज ना भी हो तो भी वो आपकी मोटिलिटी कम कर देती है, पेट की मोटिलिटी, यानी जो टू एंड फ्रो मूवमेंट रहती है इंटेस्टाइन की, स्टमक की, वो मोटिलिटी कम हो जाती है, इसलिए पेट फूगा फूगा। इसलिए आप नोटिस करेंगे कभी भी अगर आप मीठा खाएंगे तो आपको पेट थोड़ा सा भारी भारी लगेगा। द रीजन इज कि मोटिलिटी पेट की आपकी कम हो जाती है। इवन इफ यू आर यूग्लाइसेमिक, यानी आपको डायबिटीज भी नहीं है तो भी अ सडन हाइपरग्लाइसेमिया कॉजेज गैस्ट्रोपेरेसिस। सो मेरी एक इल्तिजा है कि स्वीट्स पे कट डाउन करें। रमज़ान का महीना है, हम लोग रूह अफ़ज़ा है, खीर है, ये सब है। आई थिंक ये सारी चीज़ों पे हमको थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए, हेल्दी फूड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों के तरफ से भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि रमज़ान के मौसम में, रमज़ान के महीने में, रोज़े की हालत में कॉलेज से सर आए हैं और आने के बाद हमको टाइम दिया हुआ था सर ने, और टाइम के मुताबिक सर अपने क्लिनिक में आके आज सिर्फ हमसे बात करने के लिए, जो कि ये उनका रेस्ट पीरियड है, कॉलेज से आना इतना थक के और रोज़े की हालत में रेस्ट करना, और रेस्ट करने की जगह आप लोगों के लिए सर ने टाइम निकाला। आप लोगों के लिए सर हमारे मंच हेलो डॉक्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, आप लोगों के लिए सर हमारे साथ आपकी बात डॉक्टर के टॉक शो में आए। तो ये टॉक शो जो है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी किसी भी बीमारी पे कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे पब्लिश किया जाए तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को देखते चले और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप जब लाइक का बटन दबाते हैं तो हमारा वीडियो और ज़्यादा प्रमोट होता है। ये ऐसा एल्गोरिथम यूट्यूब
का जो है इस तरह का एल्गोरिथम है। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप सोशल मीडिया कम्युनिटी पे या किसी भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाए, जुड़ के रहिए, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियों का गढ़ है हमारा जिस्म, और हमारा मकसद ये कि हम उन बीमारियों को आने से पहले रोकने के काबिल बने। हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच पे मैं शाकिर रज़ा खान आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ आपके घर में, आपके ऊपर में डिपेंड जितने भी लोग हैं वो सब खुश हैं। अगर आप मरीज़ हैं तो आपके घर में आपके ऊपर डिपेंड जितने भी लोग हैं वो सब के सब दुखी है। तो आपके परिवार की खुशी आपकी सेहत पर है, और हमारा मकसद आपकी सेहत को बनाए रखना है, सलामत रखने की कोशिश करना है। बाकी जो है वो आपके हाथ में है। हमारे हर एक डॉक्टर के टॉक शो को आप देख ही रहे हैं और देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर। आप सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कि अल्लाह आप सबको भी सेहत से नवाजे, डॉक्टर साहब को एक अच्छी सेहत अता फरमाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज कर पाए, और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला अच्छी सेहत से नवाजे ताकि हम आपके लिए अलग अलग डॉक्टरों से मिलते रहें। रोज़े के दिनों में भी हम आपके लिए तो टॉक शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, और आप तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि सेहत है तो ज़िंदगी है, सेहत अच्छी है तो नियामत है, और सेहत नहीं है तो सारी परेशानियां हैं। तो सारी परेशानियों के जड़ से बचना है तो सेहत को संभाले रखिए। सेहत को संभाले रखने के लिए जो भी हमारे शो से आने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे कोई सवाल, कोई बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फ़ोन करके भी उनसे बात कर सकते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट्स के ज़रिए से बात कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।